हाय गाइस, माय नेम इज ऋषभ जैन। और जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में है जिनसे शायद ही कोई नफरत करता होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे अच्छे काम किए। अपने देश के लिए, इंडिया के लिए उन्होंने इतनी सारी इन्वेंशंस की, साइंटिफिक इन्वेंशंस की, कि हमारे स्पेस प्रोग्राम को हम लोग एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो है इतना नाम कमाया कि इंडिया अब्रॉड तक भी फेमस हुआ एक ऐसे टाइम पे जब हमारी कंट्री को ज्यादा लोग नहीं जानते थे। एंड हमारी कंट्री ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज रखी थी बहुत टाइम बाद, एंड हमें जस्ट इंडिपेंडेंस मिली थी। बट ये पर्सनालिटी ऐसी थी कि उन्होंने उस टाइम पे इतनी प्रोग्रेस की, इतनी सारी इन्वेंशंस की कि पूरी दुनिया इंडिया को एक अलग नजरिए से देखने लगी। एक रिस्पेक्ट बढ़ गई हमारी कंट्री के लिए। ये जो स्टोरी है ये हम उनके बचपन के बारे में पढ़ेंगे। उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डिस्कस किया है। एंड ये ऑटोबायोग्राफी इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, हमको इतना मोटिवेट करती है कि अगर हम पढ़ें इसको डीपली ढंग से पढ़ें तो हमें समझ आएगा कि मेहनत करने से हर चीज मिल सकती है। भले ही हमारे पास किसी चीज की कमी हो, भले ही हम सोचें कि जो हमारी लाइफ है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि हम बहुत बार कंप्लेन करते हैं। बट जब हम इनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये सब बहाने हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर मोटिवेशन है, अगर हम कोई चीज करना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं रोक सकता। और जिस पर्सनालिटी की मैं बात कर रहा हूं वो है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो 2002 में हमारी कंट्री के 11th प्रेसिडेंट बने। मैं तो शायद ये एपीजे अब्दुल कलाम ही ऐसी पर्सनालिटी है जिनको जानता हूं जो कि इतने बड़े साइंटिस्ट भी थे, इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे, जिन्होंने इंटरनेशनल फेम कमाया था, एंड देन वो प्रेसिडेंट बने, यानी कि वो पॉलिटिक्स में भी एंटर किए। और वो उनका बच्चों से विशेष लगाव था। वो पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि वो कहते थे कि अगर इस देश का यूथ पढ़ा लिखा होगा तो कंट्री अपने आप प्रोग्रेस करने लगेगी। उनकी एक बहुत फेमस कोटेशन है कि द बेस्ट माइंड्स आर समटाइम्स ऑलवेज फाउंड ऑन द बैक सीट ऑफ द क्लास, यानी कि जो सबसे अच्छे दिमाग होते हैं वो कहां मिलते हैं? क्लास की बैक सीट पर। अब एक क्लासरूम में आगे हमेशा होशियार बच्चे बैठ जाते हैं, पीछे हम लोग क्या देखते हैं कि कौन से बच्चे बैठते हैं जो कि बहुत शैतान हो, जिनका पढ़ने लिखने में मन ना हो। बट एपीजे अब्दुल कलाम का क्या मानना था कि वो जो बच्चे हैं उनके अंदर एक अलग लेवल है क्रिएटिविटी का, वो शायद बेस्ट माइंड है, एंड आगे बैठने वाले भले ही ज्यादा होशियार हो पर पीछे वाले शायद ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। जस्ट उन्हें एक राइट पाथ की जरूरत है, एक तरीके एक राइट गाइडेंस की जरूरत है। तो ये उन्होंने अपने बचपन के बारे में जो लिखा था विंग्स ऑफ फायर, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, वहां से थोड़े थोड़े अंश लेके हमें उनकी लाइफ से, उनके चाइल्डहुड से इंट्रोड्यूस किया गया है। और हमें पता लगेगा कि शुरू से ही वो कितने मेहनती थे, उनके पेरेंट्स कितने ज्यादा अच्छा स्वभाव था उनका, कितनी अच्छी मैनर्स थी उनके अंदर, और उन्होंने वो सारी मैनर्स एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर डाली। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो इतने ज्यादा अच्छे इंसान बने। एंड भले ही वो एक मोमडन थे, मुस्लिम थे, लेकिन हम जब उनकी लाइफ को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सोशल सेग्रीगेशन होता है ना हमारे बीच में, कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोगों को उनकी कास्ट के, उनके रिलीजन के बेसिस पे, उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि वो ये मानते थे कि हर कोई इंसान होता है, और उसके इंसान को जज करने से पहले कि हम उसके कास्ट के, उसके रिलीजन के बेसिस पे उसको जज करें, ये सही नहीं है। हम उसकी आदतों पे, उसकी मैनर्स पे, उसके स्वभाव पे उसको जज करना चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान है। रिलीजन और कास्ट तो उसको दे दिए गए जब वो यहाँ आया, बट सबसे पहले वो एक इंसान है, ये उनका मानना था। और उनका ही नहीं, उनके जितने दोस्त थे उनका भी और उनके पेरेंट्स का भी, क्योंकि ये जो स्वभाव था, ये जो आइडियोलॉजी थी जो डेवलप की थी उन्होंने, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से की थी।
उनके पेरेंट्स का भी यही मानना था, इसलिए वो भी यही मानते थे। तो अब ये चैप्टर का बैकग्राउंड था, उनके लाइफ के बारे में था। उनके बचपन के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग ये पढ़ेंगे माय चाइल्डहुड चैप्टर, जिसमें हमें पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की। तो उनके बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी, वो 11th प्रेसिडेंट बने हमारी कंट्री के 2002 में, और उन्होंने काफी टाइम तक लीड किया, काफी आगे रखा है। उनका जब वो प्रेसिडेंट थे, हमारी कंट्री ने बहुत प्रोग्रेस की, काफी ज्यादा प्रोग्रेस की, ये हम लोग देख सकते हैं। फिर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो है वो रामेश्वरम में हुआ था, जो कि आज के टाइम पे मद्रास स्टेट के नाम से कहलाया जाता था। और रामेश्वरम वहां पे, जहाँ पे थोड़े एक छोटी सी जगह थी, ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी, और वहां पे ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थी लोगों के पास। हाँ, नॉर्मल जैसे खाने पीने की चीजें हो गई और मंदिर हो गए, थोड़ा घूमने का टूरिस्ट प्लेस भी थी वो। तो हम देखते हैं कि एक छोटे से गांव की तरह, एक आइलैंड की तरह थी उनकी जगह, और ज्यादा इतनी ज्यादा फैसिलिटीज वहां पे नहीं थी कि स्कूल्स बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत अच्छी गाइडेंस मिले, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। लेकिन हाँ, क्योंकि वो मेहनती थे, इसलिए वो एक पोजीशन तक पहुंचे, ये हमें वहां पता चलता है। तो रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ, जो कि मद्रास स्टेट में, आज के टाइम में जो मद्रास के नाम से हम लोग कह सकते हैं जाना जाता है। और उनके फादर जो थे वो जैनुल अब्दीन थे, उनके फादर का नाम जैनुल अब्दीन था। बहुत ही इनोसेंट आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे, एंड इसलिए ये सारी क्वालिटीज भी उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर डाली। वो बहुत मेहनती थे। हाँ, भले ही इनके पास बहुत ज्यादा रिच भी थी ये, और मिडिल क्लास भी नहीं थी, पुअर थे, लेकिन कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती थी इनकी फैमिली के पास। और इनके फादर बहुत मेहनती थे, वो हमेशा सारे कंफर्ट्स को, सारी लग्जरीज को छोड़ देते थे। उन्हें आराम की जिंदगी पसंद नहीं थी, वो हमेशा मेहनत करके एक ईमानदारी वाली कमाई कमाना चाहते थे, एंड यही हैबिट उन्होंने अपने बच्चों के अंदर भी डाली थी। और उनका इस सब चीज में कि दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहना, खड़े रहना, जो भी हो उनकी हेल्प करना, इसमें उनका साथ देती थी उनकी वाइफ, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम की मदर, जिनका नाम था आशियामा। ये हम लोग देखते हैं। इनके घर की एक बहुत खास बात थी जो एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं, कि इनके घर पे हमेशा जो इनकी मदर थी वो कुछ लोगों को खाना खिलाती थी। और ये जो कुछ लोग थे, इनके जानकार नहीं होते थे, ये इनके रिश्तेदार, इनके रिलेटिव्स, ये एपीजे अब्दुल कलाम के दोस्त नहीं होते थे। ये वो लोग होते थे जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो बाहर घूमते थे, जैसे बेगर्स हो गया, कोई भिखारी होगा, कोई बेचारा खाने की नीड में है, किसी के साथ कुछ हो गया, ऐसा करके जो ऐसे लोग होते थे, एपीजे अब्दुल कलाम के घर में रोज ऐसे लोग खाना खाने आते थे। एंड इनकी फैमिली में 6 से 7 जने थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि रोज 6-7 लोगों से ज्यादा लोग, यानी कि इनकी फैमिली के लोग तो खाते ही थे खाना, लेकिन उससे भी ज्यादा बाहर के लोग आते थे इनके घर में खाना खाने। यानी कि शुरुआत से ही देखें तो उनकी मदर और फादर के अंदर हेल्प करने की एक बहुत अच्छी आदत थी। एंड एक भूखे को खाना खिलाना, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा कर्म हम लोग क्या कर सकते हैं। और ऐसा नहीं था कि ये लोग उसका धर्म पूछें, या फिर खाली जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें ही खिलाएं क्योंकि ये भी मुस्लिम है, नहीं, ये एक इंसान को इंसान समझ के खाना खिलाते थे, कभी उसके कास्ट पे, कभी उसके रिलीजन पे कुछ ध्यान नहीं देते थे। तो यहीं से एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर अच्छी आदतें आनी शुरू हो गई। यानी कि हमारी आदतें, हम कैसे बनेंगे, कैसे डेवलप होंगे, हमारी आइडियोलॉजी कैसी बनेगी, वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, हमारे पेरेंट्स हमें क्या सिखाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि काफी आदतें उनकी हमारे अंदर आ जाती हैं, हम काफी सारे पॉइंट पे रिजेंबल करते हैं उनको। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि रोज बाहर के लोगों को खाना खिलाना जो कि अनजान हो, ये हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए, एक ऐसा लोग चाहिए जो कि हमेशा विश्वास रखते हो लोगों की मदद करने में, जिनका हार्ट बहुत बड़ा हो। और ऐसे ही लोग जैनुल अब्दीन और आशियामा थे, जो कि उनके फादर और मदर थे। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम भी एक ऐसी पर्सनालिटी बने जो कि हमेशा लोगों की हेल्प करना चाहते थे, जिन्होंने बहुत प्रोग्रेस की, हार्ड वर्क की।
हमेशा लोगों की मदद की, और हमेशा जहां पे भी उनसे हुआ, अगर वो किसी को कुछ हेल्प कर सकते थे आगे बढ़ने में तो उन्होंने वो किया। वो बच्चों से भी इसलिए इतना प्यार करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर बच्चे प्रोग्रेस कर लेंगे तो एक नेशन, एक कंट्री अपने आप प्रोग्रेस करने लगेगी। अगर बच्चे पढ़ लिख लेंगे, एक यूथ एजुकेटेड होगा, तो कंट्री तो अपने आप एजुकेट हो जाएगी, वो अपने आप प्रोग्रेस की तरफ चली जाएगी, फिर शायद हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वो एजुकेशन पे हमेशा सबसे ज्यादा फोकस रखते थे। उनके बारे में जो सेकंड पॉइंट बताया गया वो ये है कि उनके जो पेरेंट्स थे, वो कहते हैं कि वो बहुत स्मार्ट थे, वो बहुत टैलेंटेड थे, ठीक है, लेकिन जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, और वो टॉल भी थे इनके पेरेंट्स, पर जब एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होकर बड़े हुए तो वो हाइट में छोटे रह गए। इवन उनके बाल भी हम देखते हैं, हेयर स्टाइल भी बड़ा डिफरेंट था, और इनके अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स थे जो कि रिजेंबल नहीं करते थे इनके पेरेंट्स के साथ। और ये जो है रामेश्वरम में जो मॉस्क स्ट्रीट थी, उसमें इनका घर था जो कि 19th सेंचुरी की मिडिल में बना था। उसमें इनके पिताजी रहते थे और ये पूरी फैमिली इनकी रहती थी। मॉस्क स्ट्रीट में रामेश्वरम में इनका घर था, और इनका घर एक पक्का हाउस था। यानी कि जिस टाइम पे ये पैदा हुए उस टाइम पे पक्का हाउस हर किसी के नहीं होते थे, काफी सारे कच्चा हाउसेस भी एग्जिस्ट करते थे। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो यानी कि उनका पक्का हाउस था, मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी नहीं रही। और जो कि इनका जो पक्का हाउस था वो लाइमस्टोन ब्रिक से बना हुआ था, ठीक है। और इनका जो चाइल्डहुड था वो बड़ा सिक्योर रहा। सिक्योर इन द सेंस, भले इनकी फैमिली पुअर थी, लेकिन इनके पास कभी चीज की इतनी कमी नहीं रही। इन्हें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमेशा मिली। यानी कि स्कूल जाने के लिए स्कूल जाते थे, ऐसा नहीं रहा कि एजुकेशन जो इनकी फॉर्मर एजुकेशन थी जब ये छोटे थे, यानी कि इन्हें स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती थी, नहीं, ऐसा नहीं था। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी थी कि ये स्कूल जा सकते थे। और इनके पास ये भी नहीं कि कभी क्लोथ्स की कमी रही हो, मेडिकेशन की कमी रही हो, कभी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सर्वाइव ना कर सके, नहीं, ऐसा नहीं था। और ऐसा एक रीजन की वजह से नहीं था, क्योंकि जो इनके फादर थे जैनुल अब्दीन, वो बड़े हार्ड वर्किंग थे। उन्होंने कभी किसी लग्जरी को, कभी किसी कंफर्ट को नहीं अपनाया। और ये नहीं कि कहीं आराम मिल रहा है तो वहां पे आराम करने लगे, नहीं। इनके फादर इतने हार्ड वर्किंग थे कि उन्हें जहां भी मौका मिलता था, उन्हें जहां भी लगता था कि ये हार्ड वर्क करने का मौका है, वो हमेशा वहां भाग जाते थे। और हमेशा काम करने की एक तरीके से लगन थी, हमेशा आगे रहने की लगन थी। इसलिए वो अपने बच्चों को, ऐसा नहीं था कि इनके पास किसी चीज की कमी रही हो, इनकी फैमिली अच्छा अर्न करती थी और इसलिए इनके पास भी सारी चीजें थी। एंड क्योंकि ये लोग खुद इतने लोगों को खाना खिलाते थे, लोगों की हेल्प करते थे, तो और लोग भी इनकी हेल्प करने के लिए एकदम तैयार रहते थे। क्योंकि जैसा आप लोगों के साथ करते हो वैसा बिहेवियर रिटर्न में आपको जरूर मिलता है। यानी कि जो आप, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको लोग मिलेंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी जिंदगी में अच्छे लोग आएंगे, आपकी जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजें होंगी। बुरा समय सबका आता है, लेकिन ये जो पॉइंट था कि इनका सिक्योर चाइल्डहुड था, इनके पास कभी चीज की कमी नहीं रही, और ये स्कूल भी गए, हर चीज थी, खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, इवन प्रॉपर मेडिकेशन मिलता था, और अच्छे से कपड़े पहनते थे। तो यानी कि क्योंकि ये लोगों की हेल्प करते थे तो इनके पास भी कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। तो एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि इनका चाइल्डहुड बड़ा सिक्योर रहा, इन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। फिर जो थर्ड पॉइंट है, इसमें पता चलता है कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोक आउट हुआ। यानी कि जब हमारे यहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई वो 1939 में हुई। वर्ल्ड वॉर 2 1939 में शुरू हुआ। एंड जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो हम लोग क्या देखते हैं कि अचानक से टैमरिंड सीड्स जो होती हैं उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई। एंड एपीजे अब्दुल कलाम को समझ नहीं आता था कि ये अचानक से इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई टैमरिंड सीड्स की। तो एपीजे अब्दुल कलाम क्या करते थे, जब मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई तो वो अपने घर से उसको कलेक्ट किया करते, जो गार्डन था पास से, वहां से कलेक्ट किया करते थे, और कलेक्ट करके वो उसको बाजार में जाके बेच के आया करते थे। एंड देन उससे वो एक आना कमाया करते थे, रोज रोज वो बेचा करते थे, एक आना कमाते थे। एंड उनको बड़ा अच्छा लगता था कि उन्होंने कुछ कमाया है, और काफी टाइम तक उन्होंने कमाया ये टैमरिंड सीड्स बेच बेच के, तो उनका कलेक्शन भी काफी हो गया था। एंड फिर उसको उन्हें स्पेंड करने में मजा आता था, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि इनकी ये अपनी कमाई है। तो टैमरिंड सीड्स बेच बेच के उन्होंने जो है थोड़े थोड़े पैसे कमाने शुरू किए,
जब वो काफी छोटे थे, काफी बड़े नहीं हुए थे। लेकिन यहां पे पता चलता है कि वो भी हार्ड वर्किंग थे अपने फादर की तरह। इनका जो ब्रदर इन लॉ था जलालुद्दीन, वो इनको वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में स्टोरीज बताया करता था। एंड क्योंकि रामेश्वरम एक ऐसी जगह थी जो ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो इनको वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। इसलिए इनका ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन इनको स्टोरीज बताया करता था वर्ल्ड वॉर 1 के 2 के बारे में। तो एपीजे अब्दुल कलाम को बड़ा अच्छा लगता था इन सब चीजों के बारे में सुनना। एंड जो वो कहानी बताया करता था जलालुद्दीन इनको, वो बाद में हमने क्या देखते हैं कि आगे जाके हेडलाइंस बन जाती थी, यानी कि न्यूज में वही खबर आती थी जो बहुत दिनों बाद रेडियो पे टेलीकास्ट होती थी, ये वही न्यूज सुनते थे जो कि इनका ब्रदर इन लॉ इनको पहले बता चुका होता था वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। फिर और क्योंकि ये हेडलाइंस बन जाती थी दीना मानी में, जहां पे रहते थे उस जगह ये हेडलाइंस बन जाती थी जो इनका ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन इनको पहले ही बता दिया करता था। तो इनको बड़ा अच्छा सा लगता था पहले से ही सारी स्टोरीज सुनना, यानी कि हमें भी अच्छा लगेगा अगर कोई हेडलाइन बनने वाली हो एंड हमें पहले ही पता लग जाए, तो हम भी बताएंगे ना कि देखो देखो अब ये होने वाला है, ये होने वाला है। या फिर इवन कोई मूवी भी होती है, अगर हम उसे पहले देख लें तो दूसरों का एक तरीके से स्पॉइल करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, उनको पहले बता देते हैं कि अब यहाँ ये होगा, अब यहाँ ये हो गया। तो इससे हमें क्या पता लग जाता है कि एक तरीके से स्पॉइल करते हैं। वैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम को बड़ा मजा आता था, ये पहले ही स्टोरी सुन लेते थे और बाद में जब वो हेडलाइंस बन जाती थी तो इन्हें उसे सुनने में भी बड़ा मजा आता था। तो क्योंकि जहां पे ये रहते थे दीना मानी में, वहां पे ज्यादा डेवलप नहीं था एरिया वो, एंड ज्यादा वर्ल्ड वॉर 2 का कोई इफेक्ट नहीं था वहां पे। ऐसा नहीं था कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ पता चल रहा है वर्ल्ड वॉर के बारे में, पूरा अनअफेक्टेड एरिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड क्योंकि इंडिया इतने शुरुआत में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, तो इसलिए पूरी कंट्री में ऐसा कोई भगदड़ का माहौल नहीं था। बट थोड़े टाइम बाद इंडिया को ज्वाइन करना पड़ा वॉर, कुछ एलाइड फोर्स, यानी कि उन्होंने कुछ कंट्री के साथ कंबाइन करके इंडिया ने भी वर्ल्ड वॉर 2 में फिर ज्वाइन किया, इंडिया की तरफ से भी फोर्सेस गई लड़ने। एंड जब ऐसा हुआ तो एक तरीके से पूरी कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। ऐसा कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं थी, बट स्टिल हाँ, क्योंकि इंडिया वहां लड़ने गई थी तो कॉशियस रहना जरूरी था। तो उस टाइम पे एक तरीके से इमरजेंसी की कंडीशन हो गई थी, लेकिन उसका भी उनके एरिया पे जहां वो रहते थे उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं था। पहली बार जो उन्हें इफेक्ट दिखा वो था जब एक ट्रेन थी और उस ट्रेन हॉल्ट हुआ था रामेश्वरम स्टेशन पे, यानी कि जिस ट्रेन से न्यूज़पेपर आया करते थे एंड देन वो लोगों को बटा करते थे, वो जो ट्रेन थी उसका ये हो गया था कि वो रामेश्वरम स्टेशन पे नहीं रुकेगी, वो आगे चली जाएगी। तो अब जो न्यूज़पेपर आने थे वो एक चलती ट्रेन से सड़क पे फेंक दिए जाते हैं और लोगों से ये कहा गया कि हम वहां से कलेक्ट कर लेना, उठा लेना। तो ट्रेन चलती रहेगी, न्यूज़पेपर फेंक दिए जाएंगे, लोगों को उठाने हैं, ये काम था। तो वहां पे क्या हुआ कि इनका एक दोस्त था जो कि इसी काम में था, जो कि न्यूज़पेपर कलेक्ट करके बांटा करता था। तो इनके दोस्त को हेल्प चाहिए थी कि कोई जैसे ही ट्रेन से न्यूज़पेपर फेंके जाए तो ज्यादा से ज्यादा बंडल कलेक्ट करने के लिए इनके दोस्त को हेल्प चाहिए थी कि कोई उसकी हेल्प कर दे वो बंडल्स कलेक्ट करने में, एंड देन ये न्यूज़पेपर उसके साथ बांट सके। तो एपीजे अब्दुल कलाम से उनके फ्रेंड ने हेल्प मांगी और एपीजे अब्दुल कलाम ने एकदम से हाँ कर दिया कि मैं एकदम तैयार हूं, मैं हेल्प करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। तो जैसा हुआ, जैसे ही न्यूज़पेपर फेंके जा रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम और उनके फ्रेंड ने इकट्ठे किए एंड देन वो बांटने चले गए। तो इनका जो फ्रेंड था, कजन जो था शमसुद्दीन, उसको हेल्प चाहिए थी। तो अब जब इन्होंने शमसुद्दीन और एपीजे अब्दुल कलाम ने मिलकर न्यूज़पेपर बांटे तो शमसुद्दीन की जो अर्निंग हुई थी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा एपीजे अब्दुल कलाम को दे दिया गया, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत मदद की थी। एंड भले ही वो छोटा सा हिस्सा था, वो ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी मेहनत से कमाए थे, तो काफी टाइम बाद जब वो बड़े हो गए और वो काफी बड़े साइंटिस्ट बन गए तो भी वो काफी पैसा कमाते थे। बट वो जो प्राइड थी ना पहली बार पैसा कमाने की अपने मेहनत से, वो उस प्राइड को आज भी फील करते थे। उन्हें वो सोच सोच के बड़ा गर्व महसूस होता था, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि वाह, मैंने अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमाए, और उन्हें बड़ा मजा आता था इस चीज को बार बार फील करने में। यानी कि हमारे साथ भी होता है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, पढ़ते हैं, तो
पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और बाहर पढ़ने आ जाते हैं तब भी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं पैसों के लिए। बट जब भी हमें मौका मिलता है कि हम कुछ एक्टिविटी करके, कुछ छोटा सा काम करके थोड़े पैसे कमा सकें, तो हम एकदम रेडी हो जाते हैं। एंड देन उनसे जो पैसा मिलता है वो हमें बड़ी अच्छी फील देता है, हमें बड़ा प्राउड सा फील होता है, क्योंकि पहली बार हमने पैसा कमाया है। तो हमें लगता है कि हमारा भी कुछ वर्थ है, हम ऐसे ही नहीं है कि बेकार हैं और हमेशा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, नहीं, हम भी मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। एंड उसको देखना, बार बार उन पैसों को गिनना बड़ी अच्छी सी फील देता है कि ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हम देखते थे कि एपीजे अब्दुल कलाम के साथ हुआ, और वो भले ही बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, काफी पैसा कमाने लगे, लेकिन जो पैसा उन्हें पहली बार मिला था, वो जो फील देता था वो उनको कभी बाद में फील नहीं हुई। अच्छा लगता था उन्हें, पर पहली बार कमाने का वो मोमेंट ही अलग था। ये एपीजे अब्दुल कलाम एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि आगे बढ़ने के बाद कि हर किसी के अंदर इसकी आइडियोलॉजी, एक लड़का या एक इंसान कैसे बिहेव करेगा, बड़ा होके वो कैसा इंसान बनेगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि बचपन में उसको पेरेंट्स कैसी आदतें सिखाते हैं, उसके घर का माहौल कैसा है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक माहौल क्या है, सोशल भी और इकोनॉमिकली भी क्या कंडीशन है। एंड पेरेंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चा बिगड़ जाए तो लोग डायरेक्टली उसके पेरेंट्स को क्लेम करते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मैनर्स नहीं सिखाई। ऐसी एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी था। वो कहते हैं कि कोई किसी की आइडियोलॉजी कैसी बनेगी, कोई इंसान कैसे बिहेव करेगा, ये उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, उसके बैकग्राउंड के ऊपर, एंड देन जब बड़ा हो जाए तो उसके कैसे दोस्त बनते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे रहेगा, कैसे बिहेव करेगा, कैसे जिएगा। ये जो उसकी आदतें हैं ये डिपेंड करती हैं कि वो कैसी सिचुएशन में, कैसे बैकग्राउंड में वो बचपन में रहा है। एंड क्योंकि हमने देखा कि उनके पेरेंट्स की आदत थी हमेशा हेल्प करने की, मदद करने की, तो एपीजे अब्दुल कलाम भी वैसे ही बड़े होकर उनके अंदर वैसी आदतें आई। उन्होंने अपने पेरेंट्स से सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी सीखी, यानी कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, कैसे मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए, क्यों मेहनत करनी चाहिए, उन्होंने ये सब चीजें सीखी। झूठ बोलना नहीं सीखा उन्होंने कभी भी, वो यही मानते थे कि सच बोलना चाहिए, और इसलिए उन्होंने सच्ची जिंदगी जी। शायद यही कारण था कि उनसे कोई नफरत नहीं करता था, या उनसे सब प्यार ही करते थे, उनको सब बहुत ज्यादा मानते थे। यही रीजन था कि वो दिल के भी सच्चे थे और बहुत डिसिप्लिन थे। एंड उनके फैमिली में इवन जो उनके भाई थे, बहन थी, जो भी थे, उनके सबके अंदर ये क्वालिटीज थी। उनका गुडनेस के अंदर फेथ था, यानी कि अच्छाई करनी लोगों के लिए, और वो बहुत काइंड थे, यानी कि रूड नेचर नहीं था। वही है कि जैसे उनके पेरेंट्स थे लोगों की हेल्प करने वाले, वैसे ही वो बने। जैसे उनके फादर थे हार्ड वर्किंग एकदम, कभी किसी कंफर्ट और लग्जरी में वो नहीं जी, अपनी लाइफ नहीं स्पेंड की, वैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम बने। वो भी बहुत मेहनत करते थे, वो भी बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। एंड एक छोटे से टाउन से निकलना जहां पे एजुकेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी ना हो, जहां पे स्कूल ज्यादा अच्छे ना हो, वहां से निकल के साइंटिस्ट बनना और देश का प्रेसिडेंट बनना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो ये अचीवमेंट वो क्यों अचीव कर पाए, इस मंजिल तक क्यों पहुंच पाए, क्योंकि वो जो आदत उन्होंने सीखी थी वो बहुत अच्छी थी। सेल्फ डिसिप्लिन की, ऑनेस्टी की, फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, ये सब आदतें उनकी फैमिली के हर मेंबर के अंदर थी। ये हम देखते हैं, इसलिए ये इतने फेमस भी हुए, और ये सब आदतें उनके पेरेंट्स की वजह से ही उनके अंदर आई थी। इवन जब हम स्कूल जाते हैं, जब हमारी इनिशियल स्कूल स्टेज शुरू होता है, तो हमारे अंदर अलग अलग आदतें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम एक अलग कंडीशन में जाते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं, तो वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं, ये हमें पता लगता है। तो हमें हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता है। एक कोटेशन बहुत पहले से फेमस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमें कहा जाता है कि सच बोलना चाहिए, हमें अच्छाई करनी सिखाई जाती है, ये कहा जाता है कि काइंड रहना चाहिए, ज्यादा रूड नहीं होना चाहिए। वो सब क्वालिटीज एपीजे अब्दुल कलाम ने बचपन में ही सीख ली थी, उन्होंने ये सब क्वालिटीज अपने अंदर इनहेरिट कर ली थी, इसलिए वो इतने फेमस बने। ये हम देख सकते हैं। फिर एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे, और उनके
तीन पक्के दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। एक का नाम था रामानाथा शास्त्री, दूसरे का अरविंदन और तीसरे का शिव प्रकाशन। यानी कि एक एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, बट जो उनके तीनों फ्रेंड थे, रामानाथा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये तीनों के तीनों ब्राह्मण फैमिली से थे। लेकिन ना तो एपीजे अब्दुल कलाम के पेरेंट्स ने कभी उनको यह सिखाया कि एक इंसान को उसकी रिलीजन के ऊपर जज करना चाहिए, ना ही उनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने उनको कभी सिखाया था। एंड इसलिए ये चारों हमेशा साथ रहते थे, हर काम साथ करते थे, एंड ये कभी सोशली सेग्रीगेटेड नहीं रहते थे। यही नहीं कि अलग अलग हो गए, अलग अलग चले गए क्योंकि इनका रिलीजन अलग है इसलिए, ऐसा नहीं था। ये बहुत पक्के दोस्त थे। इससे हमें पता चलता है कि उनके पेरेंट्स कितनी अच्छी आइडियोलॉजी के थे, कितनी अच्छी चीज सिखाया करते थे। क्योंकि आज के टाइम में जो कंडीशंस हैं, हम देखते हैं कि जो दोस्त भी बनते हैं वो हमारी कास्ट के ऊपर, हमारे रिलीजन के ऊपर बन जाते हैं। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें ज्यादा रिलीजन और कास्ट के बारे में पता नहीं होता, तो हम किसी को भी दोस्त बना लेते हैं। लेकिन फिर एक आइडियोलॉजी ऐसी बना दी जाती है हमारी कि हम ज्यादातर ऐसे दोस्त बनाते हैं जो हमारे रिलीजन से, हमारे ही कास्ट से हो। ये काफी कॉमन फिनोमिना है आज के टाइम में। लेकिन पहले हम लोग क्या देखते हैं कि काफी टाइम पहले भी एपीजे अब्दुल कलाम, एक मुस्लिम बॉय के तीन बेस्ट फ्रेंड्स जो थे वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। ये बहुत अच्छी बात थी। एंड जो रामानाथा शास्त्री थे, उनके फादर का नाम था पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, और ये रामेश्वरम टेम्पल में प्रीस्ट थे। क्योंकि हिंदू आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्राह्मण को सबसे ज्यादा एजुकेटेड माना जाता है, एंड ये माना जाता है कि वो ही प्रीस्ट बनेगा, उसके अंदर सबसे ज्यादा नॉलेज होती है, वेदों का ज्ञान होना, सब कुछ पता होना, मंत्र पता होना। ये ब्राह्मण, ये माना जाता था कि एक ब्राह्मण को ही पता है। तो रामानाथा शास्त्री के फादर जो थे वो प्रीस्ट थे टेम्पल में। एंड ये बहुत बड़ी बात थी कि जिसके पिता प्रीस्ट हो, उनके बेटे का दोस्त मुस्लिम हो। ये काफी अमेजिंग बात थी, जो कि बहुत अच्छी है, जो कि जरूरी है कि आज के टाइम में हो, एंड नहीं होती। पूरी हमारी पॉलिटिक्स ही रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर बेस्ड हो चुकी है, जो कि बहुत ही गलत है। तो जरूरी है कि हम लोग साथ मिलके रहें। ये जो जितने वायलेंस, कितने दंगे होते हैं आज के टाइम में रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, वो सब गलत है। एक इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए, उसके रिलीजन के ऊपर जज ना करते हुए उसकी आदतों के ऊपर हमें जज करना चाहिए। ये जरूरी है। ये हमें एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ से सीखने को मिलता है कि वो कितनी अमेजिंग पर्सनैलिटी थी। एंड काफी टाइम पहले भी, जब तो ये चीजें और भी ज्यादा प्रेवलेंट थी, उस टाइम में भी एपीजे अब्दुल कलाम की मेंटालिटी ऐसी नहीं थी। तो रामानाथा शास्त्री के पिता प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल में। फिर थोड़े टाइम बाद इनके पिताजी रिटायर हो गए, रामानाथा शास्त्री खुद प्रीस्ट बन गए। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम और इनकी दोस्ती हमेशा रही। ऐसे ही जो अरविंदन था, अरविंदन ने एक ट्रांसपोर्ट का काम खोल लिया। जो तीर्थ यात्री वहां पर घूमने के लिए आते थे, तो अरविंदन उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। एंड जो इनका फ्रेंड था शिवा प्रकाशन, उसने केटरिंग का काम खोल लिया था और उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था सर्दर्न रेलवेज में। यानी कि हर कोई अच्छी अच्छी पोजीशन पे था। इवन एपीजे अब्दुल कलाम भी इस लेवल तक अभी तक अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुंचे थे, पर आगे बहुत ज्यादा पहुंचने वाले थे। एंड सब सक्सेसफुल बने क्योंकि सबकी आदतें अच्छी थी, किसी की मानसिकता गलत नहीं थी, इसलिए सब बड़े सक्सेसफुल हुए। ये हमें यहाँ पे पता चलता है। और ये हमेशा साथ रहते थे। इवन जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनका जहां पे घर था, तो वहां पे हर साल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी होती थी, जिसमें राम जी की जहां पे शादी हुई थी, वहां पे वो सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती थी। और ये जो जगह थी, ये एपीजे अब्दुल कलाम के घर के बहुत पास थी। तो ये लोग क्या करते थे, ये हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली, ये भी थोड़े टाइम के लिए जब ये सेरेमनी चलती थी, तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे तीर्थ यात्रियों को, जो कि उनको टेंपल तक ले जाते थे जहां पे ये सेरेमनी होती थी। इससे ये थोड़ा पैसा अर्न करते थे। एंड पैसे अर्न करने से ज्यादा हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे एक मुस्लिम हेल्प करता था हिंदूज की, कि वो जो भगवान राम है, जो कि जिनको हम बहुत ज्यादा मानते हैं, उनकी मैरिज को एंजॉय करें, यानी कि हेल्प करता था। तो यहाँ पे भी उनके आइडियाज के बारे में हमें पता चलता है। तो वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, और वहां पे राम जी की शादी हुई थी,
वो जो टेम्पल था उस जगह काफी बड़ा सेलिब्रेशन होता था हर साल। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो यात्री तीर्थ यात्री दूर दूर से आते थे, पिलग्रिमेजेस जो आते थे वहां से, वो हेल्प करते थे उनको उस मंदिर तक जाने के लिए। एंड इवन बेड टाइम स्टोरी, यानी कि सोते हुए जो ये कहानियां सुनते थे, जो उनकी दादी माँ सुनाती थी, जो इनकी माँ सुनाती थी, वो या तो महाभारत से, रामायण से होती थी, जिसमें जो कि हिंदूज की बुक्स हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, रामायण और महाभारत, या तो उनसे होती थी या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ से स्टोरीज सुनाई जाती थी। यानी कि स्टोरीज में भी ऐसा नहीं कि खाली प्रॉफिट मोहम्मद की सुनाए क्योंकि मुस्लिम है, नहीं, ऐसा नहीं था। वो भगवान राम की भी कहानियां सुनाती थी, वो महाभारत से भी कहानियां सुनाई जाती थी उन्हें। एंड इनके पेरेंट्स की वजह से इनकी आइडियोलॉजी बनी, इनके पेरेंट्स की वजह से इनकी मेंटालिटी ऐसी डेवलप हुई, ये इतना ज्यादा आगे बढ़े, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इनके पेरेंट्स ने कभी नहीं सिखाया कि लोगों को जज करा जाए उनके कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे। इसलिए कभी इन्होंने ना तो जज किया और ना इनको ऐसे लोग मिले जो कि इन्हें जज करते थे। हालांकि लाइफ में कभी कभी इन्हें मुस्लिम होने की वजह से थोड़े ड्रॉबैक्स फेस करने पड़े, लेकिन उन्होंने इसको फेस किया और इनकी ही जीत हुई एंड में, ये हमें पता चलता है। तो इनकी मदर, फादर, इनकी पूरी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, उनका एक ऐसा बैकग्राउंड था जो कि साथ मिलके रहते थे। ऐसा नहीं कि ये इस रिलीजन का है तो ये और ये दूसरे रिलीजन का है तो ये अलग अलग रहे, नहीं, ऐसा नहीं था। ये सब लोग साथ मिलके रहते थे, एक जगह रहते थे, एंड इनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि हमेशा जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, स्कूल में वो हमेशा रामानाथन शास्त्री के साथ बैठा करते थे, क्योंकि ये पक्का दोस्त था इनका। तो हम भी स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ बैठते हैं, फ्रेंड के साथ बैठने में बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा सा लगता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि रामानाथन शास्त्री भी के साथ बैठा करते थे एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि इनका बेस्ट फ्रेंड था। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ जो नोटिस करने वाली बात है कि एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, रामानाथन शास्त्री एक ब्राह्मण था, बट ये दोनों ऐसी बात नहीं फील करते थे। ये तो दोस्त थे पक्के, लेकिन और लोग इनको जज करते थे। तो ऐसा ही एक बार हुआ कि इनके स्कूल में एक नई टीचर आई, और जो नया टीचर आया, और एपीजे अब्दुल कलाम की एक और आदत थी, वो हमेशा फ्रंट सीट पे बैठा करते थे, सबसे आगे, और हमेशा रामानाथन शास्त्री के साथ बैठा करते थे। तो जो इनका नया टीचर आया, उसने देखा, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे तो वो टोपी लगा के जाया करते थे, जो कि हम देखते हैं ज्यादातर मुस्लिम लोग लगाते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने वो टोपी लगाई हुई थी, तो जो नया टीचर आया वो समझ गया कि ये तो मुस्लिम है। जबकि रामानाथन शास्त्री को जब उन्होंने देखा तो पता चला कि जो रामानाथन शास्त्री हैं, उसने हाथ में धागा बांधा हुआ था, सेक्रेट धागा, जो कि हिंदू लोग बांधते हैं, जिसको हम नाले की डोरी या कलावा भी कहते हैं ना, वो बांधा हुआ था उन्होंने हाथ में। तो वो समझ गए कि रामानाथन शास्त्री ब्राह्मण है। अब टीचर जो था वो बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि वो जो एरिया था रामेश्वरम, वहां पे ऐसा नहीं था कि हर कोई रिलीजन और कास्ट में बिलीव नहीं रखता था, नहीं, वो तो एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ दोस्त, उनकी फैमिली नहीं बिलीव रखती थी, लेकिन बाकी लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। इवन उस टाइम में अनटचेबिलिटी भी बड़ी प्रेवलेंट थी, यानी कि लोगों को जज किया जाता था उनके उसके ऊपर, अछूत और छूत की प्रॉब्लम थी। ऑल्दो लॉ के अकॉर्डिंग वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन फिर भी लोग उसको प्रैक्टिस करते थे, ये हम देखते हैं। तो यानी कि लोगों को उनके कास्ट के बेसिस पे काफी जज किया जाता था। ऐसी मेंटालिटी का टीचर था। अब जब उसने देखा कि मुस्लिम बॉय ब्राह्मण बॉय के साथ बैठा है, तो वो एकदम से हिल गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड क्योंकि वो खुद हिंदू था, तो उसने क्या किया, एपीजे अब्दुल कलाम को खड़ा किया, एपीजे अब्दुल कलाम को डांटा और ये कहा कि तुम आगे नहीं बैठोगे, यानी कि तुम इस ब्राह्मण बॉय के साथ नहीं बैठोगे। एंड देन उस टीचर ने एपीजे अब्दुल कलाम को डांट के बहुत ज्यादा पीछे की सीट पे बिठा दिया। अब क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने टीचर की बात मानी, लेकिन वो बहुत दुखी थे अंदर से, उन्हें रोना आ रहा था। एंड इवन जब वो उठ के पीछे जा रहे थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने नोटिस किया कि उनके साथ ही ऐसा नहीं था, बल्कि जो उनका फ्रेंड था रामानाथन शास्त्री, वो भी बहुत रो रहा था। उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि एक टीचर की आइडियोलॉजी ऐसी है, और उसने एपीजे अब्दुल कलाम को उनसे दूर बिठा दिया। इवन टीचर को भी ये बात पसंद नहीं आ रही थी। अब ये दोनों बहुत ज्यादा हर्ट हुए इस इंसिडेंट के बाद। तो ये दोनों के दोनों घर गए, रामानाथन शास्त्री और एपीजे अब्दुल कलाम अपने अपने घर गए, एंड अपने पेरेंट्स के साथ पूरी की पूरी सिचुएशन डिस्कस की। इन्होंने बताया कि कैसे टीचर ने
एपीजे अब्दुल कलाम को डांटा, और क्योंकि वो एक मुस्लिम है तो उसको पीछे बिठा दिया और ये कहा कि वो ब्राह्मण बॉय के साथ नहीं बैठ सकता। जब इन्होंने ये इंसिडेंट अपने घर में शेयर किया तो रामानाथा शास्त्री के पिता पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, जो कि प्रीस्ट थे लेकिन उनकी आइडियोलॉजी और मेंटालिटी बड़ी अच्छी थी, वो बहुत गुस्सा हो गए टीचर से। उन्हें लगा कि कैसी गंदी मानसिकता का टीचर है और ऐसे इंसान को तो टीचर होना ही नहीं चाहिए। और वो अगले दिन अपने बेटे के साथ, रामानाथा के साथ, वो भी स्कूल में गए और लक्ष्मणा जो शास्त्री थे, इन्होंने टीचर को बहुत डांटा, उनको बहुत सुनाया कि अगर तुम यहाँ पे बच्चों को ये सिखाने आए हो कि इंसान को उसके रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे जज करना चाहिए तो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने कहा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को उनके कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे जज नहीं किया जाता, यहाँ पे सोशली आप लोगों को सेग्रीगेट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि या तो आप अपनी आदत बदल लो, अगर नहीं बदल सकते तो आप इस स्कूल को छोड़ के चले जाओ, इस जगह को छोड़ के चले जाओ, आपका यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है रहने का। यानी कि लक्ष्मणा शास्त्री ने इतनी अच्छी बात कही और टीचर को इतना ज्यादा सुनाया कि टीचर हिल गया। उसे भी समझ आया कि उसकी मानसिकता गलत है। एंड जब बच्चे के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, जब बच्चे के पेरेंट्स चाहते हैं, तो उसे कोई अधिकार नहीं था। एंड इवन इस इंसिडेंट के बाद उस टीचर की भी आइडियोलॉजी बदली, उसकी भी मानसिकता पे असर हुआ। और उसके बाद जब लक्ष्मणा शास्त्री ने टीचर को बहुत ज्यादा डांटा, उस दिन के बाद से रोज एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा रामानाथा शास्त्री के साथ बैठा करते थे। ये ट्रेजेडी थी उनके स्कूल की, जो कि उन्होंने डिस्कस की थी। यानी कि लोगों की आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है। एक टीचर जो कि बहुत पढ़ा लिखा होता है एंड उसके हाथ में बच्चों का भविष्य होता है, अगर वो ही इन सब चीजों में, आदतों में बिलीव करेगा तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा। एंड देन बच्चों के अंदर भी वैसी आदतें बनेंगी, वो भी फिर इन सब चीजों में बिलीव करने लगेंगे और फिर कास्ट के बेसिस पे लोगों को जज किया जाने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि टीचर क्या सिखाए कि हर कोई एक है, हर कोई इक्वल है, एंड उसकी कास्ट, उसके रिलीजन से पहले वो एक इंसान है, एंड एक इंसान को जज उसकी आदतों के ऊपर किया जाना चाहिए, ना कि हम ये कह दें कि ये तो इस कास्ट का है तो ये तो बुरा ही होगा। ये सबसे गलत बात है। तो ये मॉरल टीचर को मिला ये पूरे इंसिडेंट के बाद, और उसके बाद उसकी भी आदत पूरी बदल गई। टीचर को बहुत बुरा लगा, उसने माफी मांगी और उसने कहा कि आज के बाद ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो यानी कि टीचर भी बदलना चाहता था, और इस इंसिडेंट के बाद टीचर की आइडियोलॉजी बदली, तो ये और भी अच्छा हुआ कि एक इंसान की मानसिकता तो कम से कम बदल पाई। फिर ऐसा नहीं था कि पूरी सोसाइटी बहुत साथ में रहती थी रामेश्वरम की और सबके सब लोग ये कास्ट और रिलीजन में बिलीव करते थे। नहीं, सोसाइटी बहुत सोशली सेग्रीगेटेड थी, लोगों को जज किया जाता था उनके कास्ट के बेसिस पे, और वो तो आज भी किया जाता है। तो ये तो काफी टाइम पहले की बात हो रही है, जब तो हालात और भी खराब थे, जब तो लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन तो इसलिए वो और ज्यादा बिलीव करते थे इन चीजों में। तो हम देखते हैं कि सोसाइटी काफी सोशली सेग्रीगेटेड थी रामेश्वरम की। तो एक बार एपीजे अब्दुल कलाम के साइंस के नए टीचर आए जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम, और ये जो टीचर थे ये बड़े अच्छे थे और ये हमेशा कलाम को अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे, और इन्हें कलाम बहुत पसंद था क्योंकि इन्हें लगता था कि अब्दुल कलाम बहुत कुछ कर सकता है। तो बहुत बार क्लास के बाद शिवा सुब्रमण्यम जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के साथ बैठा करते थे, उनको पढ़ाया करते थे, उनसे बात किया करते थे, और वो भी कभी जज नहीं करते थे कि ये मुस्लिम है तो नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं, वो तो उनके टैलेंट, उनकी जो जितने उनके अंदर बुद्धि थी उसको देख के वो बड़े इंप्रेस हुए थे, तो वो इसलिए उनको पढ़ाया करते थे। और वो हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम को एक बात कहा करते थे कि मैं ये चाहता हूं कि भले ही तुम छोटे शहर से हो और तुम्हारे पास इतनी फैसिलिटीज ना हो, पर तुम इतना पढ़ा लिखा बनो और इतने सक्सेसफुल बनो कि बड़े शहरों के जो लड़के होते हैं, यानी कि बड़े शहर से मतलब जहां पे लोगों के पास सब फैसिलिटी होती है, जहां पे वो अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं, तुम वहां जाके उनसे भी ज्यादा सक्सेसफुल बनो और अपना नाम कमाओ, सब लोग तुम्हें जाने। ये शिवा सुब्रमण्यम अय्यर चाहते थे और ये हुआ भी आगे जाके। एंड क्यों? क्योंकि साइंस टीचर जो था उन्हें बहुत पसंद करता था उनके टैलेंट को, और क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम शुरू से ही बहुत होशियार थे, वो हार्ड वर्किंग थे तो पढ़ाई में हमेशा आगे रहते थे। वो एक टाइम टेबल के हिसाब से, एक रूटीन के हिसाब से अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे, कभी टाइम ना वेस्ट करना, मेहनत करना। ये आदत कहां से आई? अपने पिता के अंदर से।
तो वो चाहते थे कि कलाम सक्सेसफुल बने, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बने। तो ये जो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे जज करने का जो लोगों का तरीका होता था, उसकी एक हमने कहानी पढ़ी कि कैसे स्कूल में उनको जज किया गया, फिर जब लक्ष्मणा शास्त्री ने डांटा तो भले ही वो साथ आ गए। एक और इंसिडेंट पढ़ेंगे अब हम उनकी लाइफ का, जिसमें दोबारे से उनको मुस्लिम होने की वजह से दिक्कतें आई, लेकिन इन्होंने उसका भी सामना किया और फिर एंड में यही जीते। तो क्योंकि उनके साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर कलाम को बहुत पसंद करते थे, तो उन्होंने एक बार वीकेंड पे क्या किया, कलाम से कहा कि तुम हमारे यहाँ डिनर के लिए आओ, एंड क्योंकि तुम इतने टैलेंटेड हो तो मैं जो हूं तुम अपनी फैमिली से मिलाऊंगा एंड मजा आएगा, साथ में बैठ के बात करेंगे। ऐसा उनके टीचर ने कहा। अब कलाम ने कहा ठीक है सर, मैं आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो अब जब शिवा सुब्रमण्यम अय्यर अपने घर गए तो उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि एक बच्चा है, वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्मार्ट है, एंड वो आएगा हमारे घर पे डिनर के लिए। तो पहले तो इनकी वाइफ भी एक्साइटेड हो गई कि ठीक है, अच्छी बात है। बट जब शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी वाइफ को यह बताया कि वो बॉय मुस्लिम है, तो उनकी वाइफ की तो एकदम वो जो उनकी मेंटालिटी थी एकदम बदल गई। जो वो सोच रही थी, पहले तो वो कह रही थी कि अच्छा है, वाह वेरी गुड, बुलाओ, अरे एकदम से वो बदल गई कि मुस्लिम बॉय हमारे घर में, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। उन्होंने मना कर दिया कि वो मुस्लिम है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम है। तो उनकी वाइफ ने क्या कहा कि वो हमारे घर नहीं आएगा, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसे खाना नहीं खिलाएंगे, एंड वो मुस्लिम है, हमारे साथ बैठ के खाना कैसे खा सकता है। क्योंकि ये क्या मानती थी, क्योंकि ये हिंदू है तो ये मुस्लिम से ऊपर है, ऐसा उनकी वाइफ मानती थी। तो उन्होंने खाना बनाने से मना कर दिया और ये कहा कि नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और अगर वो आया तो मैं बात नहीं करूंगी, मैं सामने भी नहीं बैठूंगी। पर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वो इतने पढ़े लिखे थे, उनकी भी मेंटालिटी इतनी अच्छी थी कि जब उनकी वाइफ ने ऐसा कहा तो उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा नहीं किया, ना ही उन्हें कुछ कहा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जैसा करना है करो, और उन्होंने अपने आप पूरा का पूरा डिनर बनाया, पूरा का पूरा डिनर पूरा अपने आप रेडी कर लिया। उन्होंने अपनी वाइफ से कोई हेल्प नहीं मांगी और उनकी वाइफ ना हेल्प करने के लिए तैयार थी। तो अब अब्दुल कलाम घर आ गए डिनर के लिए, तो उनकी वाइफ ना तो अब्दुल कलाम से मिली, ना जब अब्दुल कलाम ने उनको ग्रीट किया तो ग्रीटिंग्स एक्सेप्ट किए, कुछ नहीं किया। उन्होंने एकदम बात नहीं की अब्दुल कलाम से। पर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने खाना बनाया था, उन्होंने कलाम का वेलकम किया, और फिर वो दोनों के दोनों खाना खाने बैठ गए। जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो अय्यर की वाइफ जो है, देखते हैं अब्दुल कलाम को देख रही थी, बड़े ध्यान से देख रही थी। वो किचन में खड़े होके, किचन में पीछे खड़े होके देख रही थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि लोग कास्ट के ऊपर जज करते हैं, एंड पता नहीं वो क्या देख रही थी, क्यों मेरे से नफरत करती थी। क्या जो जिस तरह मैं खा रहा था वो अलग था, और जिस तरह शिवा सुब्रमण्यम अय्यर खा रहे थे वो अलग तरीका था। क्या जिस तरह मैं एक मुस्लिम बॉय पानी पीता है वो अलग होता है एक हिंदू इंसान से। क्या जिस तरह मैं खाना खाने के बाद फ्लोर जो एरिया था जहां पे मैंने खाना खाया उसको साफ करता हूं वो अलग है, इस तरह से साफ नहीं करते। वो यही सोच रहे थे कि क्यों लोगों को उनके कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे जज किया जाता है, जबकि इंसान तो एक इंसान है। हर इंसान एक काम एक ही तरीके से तो करता है, खाना खा रहा है चम्मच से ही खाएगा या हाथ से ही खाएगा, पानी पी रहा है तो ग्लास से ही पिएगा, पानी भी सेम है, कुछ हुआ थोड़ी। तो अब्दुल कलाम यही दिमाग में सोच रहे थे। तो कलाम को बुरा भी लगा था कि उनकी वाइफ ने ऐसा किया है। तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने उनसे एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही, कि कलाम दुखी मत होना, एंड तुम एक ऐसी चीज से लड़ रहे हो जो कि गलत है, बट दुनिया उसको सच मानती है। तो जब काफी सारे लोग अपने आप को सच मानते हैं, भले उनकी मानसिकता गलत है, और बहुत कम लोग सच्चाई की तरफ जाते हैं, तो उन्हें शुरुआत में दिक्कतें आती हैं। क्योंकि शिवा सुब्रमण्यम अय्यर को अपनी वाइफ की मेंटालिटी पता थी। तो वो क्या कहते हैं कि उनकी मानसिकता बदलने में थोड़ा समय लगेगा, एंड ऐसी दिक्कतें आएंगी कि लोग तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हें इग्नोर करेंगे, बट तुम ऐसे मौकों पर हार मत मानना। ये नहीं कि तुम झुक जाओ, और ऐसा भी नहीं कि तुम उस इंसान की बेइज्जती कर दो, नहीं, उस इंसान से कहो ठीक है, जो तुम्हारा विश्वास तुम वैसे रहो, और अपनी आदतों से उस इंसान की मानसिकता को बदलने की कोशिश करो। और क्योंकि तुम सही हो, तुम्हें पता है, तो बस सही के साथ खड़े रहो, वो इंसान अपने आप बदल जाएगा। यानी कि कितनी अच्छी, कितनी प्यारी बात शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने अब्दुल कलाम को समझाई।
उन्होंने कहा दुखी मत हो। वो ये कह रहे थे कि मेरी वाइफ की मानसिकता अपने आप बदलेगी। तो अब्दुल कलाम ने खाना खाया, खाना खा के उन्होंने बर्तन रखे, थोड़ी सी बात की सुब्रमण्यम अय्यर के साथ, और फिर वो अपने घर चले गए। ये पहली बार था, बट उसकी वाइफ ने ना तो अब्दुल कलाम से बात की, ना कुछ कहा, बस वो उन्हें देखती रही और वो चले गए। तो जाने से पहले सुब्रमण्यम अय्यर ने कहा कि अगले हफ्ते फिर से आना, हम फिर से बैठ के खाना खाएंगे, हम फिर से बैठ के बात करेंगे, हम मजे करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पे क्या होता है, अगले हफ्ते जब अब्दुल कलाम सुब्रमण्यम अय्यर के घर जाते हैं, तो इस बार शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ ये नहीं कि अलग थलग खड़ी रहती है, नहीं, वो उन्हें अपने किचन में इनवाइट करती है। वो बताती है उन्हें कि खाना कैसे बना रही है वो, यानी कि उससे बात करती है, वो साथ में बैठ के खाती भी है, और वो कलाम को बड़े अच्छे से ग्रीट करती है, उनसे हंसी मजाक करती है, बात करती है। यानी कि सुब्रमण्यम अय्यर ने क्योंकि ना तो अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा किया, ना उनसे ये कहा कि तुम गलत हो, तुम पागल हो, ऐसे करके, बल्कि उन्होंने सारा काम खुद किया और ये उनकी वाइफ पे छोड़ दिया कि वो वॉच ऑब्जर्व करें और उसके बाद एक मेंटालिटी बनाए। और क्योंकि उनकी वाइफ ने रियलाइज किया कि हर इंसान तो बराबर है, जैसे वो खाना खा रहे हैं वैसे ही तो ये खा रहा है, यानी कि हर इंसान इक्वल है, कलाम बड़े अच्छे हैं, हर इंसान बड़ा अच्छा होता है, उसकी आदतों के बेसिस पर उसे जज करना चाहिए। तो उनकी वाइफ की जो जो थिंकिंग थी वो बदल गई, उनकी वाइफ बदल गई, एंड देन हम लोग देखते हैं कि बदलने के बाद जो है वो उनके साथ बैठी और अब्दुल कलाम के साथ खाना खाया, यानी कि एक और इंसान बदल दिया गया था, ये हम लोग देखते हैं। तो कितनी अच्छी बात थी। कितनी दफा अब्दुल कलाम को एक मुसलमान होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बट क्योंकि वो सही थे, क्योंकि अब्दुल कलाम सही तो उन्हें पता था, तो इसलिए वो कभी हार नहीं मानी और वो हमेशा जीते। दूसरे इंसान को बदलना पड़ा, वो भी समझा। ये बताता है कि हमेशा सच के साथ रहो, जो आपको लगे सही है और जो वास्तविकता में सही हो उसके साथ खड़े रहो। ये नहीं कि ज्यादा लोग गलत की तरफ है तो आप भी वहां चले जाओ, नहीं, जो आपको सही लगे उसके साथ खड़े रहो, लोग अपने आप आपसे आके जुड़ते चले जाएंगे। ये मॉरल यहां पे देना चाहता है एपीजे अब्दुल कलाम। फिर 1945 के करीब जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था वो खत्म हो गया, ठीक है, और इंडिया भी आजादी की तरफ बढ़ने लगा। हमारे देश में एक ऑप्टिमिज्म की फीलिंग आ गई कि हम भी प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारा देश छोड़ के भाग चुके थे, हमने उन्हें खदेड़ दिया था अपने देश से, और इतने साल राज करने के बाद पहली बार हुआ था कि हमारा देश हमारे हाथों में वापस आया था। अब वो गुलामी के दिन जा चुके थे और गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि हमारा देश अब आजाद है, हम इसको तरक्की की तरफ ले जाएंगे, इसको अब कोई नहीं उजाड़ेगा, इसकी रिसोर्सेज को कोई नहीं लूटेगा, हम अपनी चीजें जो अपने देश के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, उन्हें गुलामी नहीं सहनी पड़ेगी। ये गांधी जी ने डिक्लेयर किया, यानी कि हर जगह खुशी का माहौल था, खुशी का वातावरण था, हर कोई बहुत खुश था, चारों तरफ एकदम खुशियां थी, क्योंकि देश आजाद हुआ था हमारा। इतनी मेहनत करने के बाद, इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके बाद आजादी मिली थी, तो इसलिए चारों तरफ खुशी का माहौल था। और इस खुशी के माहौल में एपीजे अब्दुल कलाम अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म कर चुके थे और अब वो चाहते थे कि आगे की पढ़ाई के लिए वो बाहर जाएं। इसलिए उन्होंने एक दिन अपने पिताजी से कहा, जैनुल अब्दीन से, कि पिताजी मैं अब पढ़ने बाहर जाना चाहता हूं। और वो कहते थे कि आई वांट टू स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथापुरम, यानी कि एक और अच्छी जगह जहां पे उन्हें अच्छी सोर्सेज मिले, गाइडेंस मिले, जहां पे वो अपने टैलेंट को ढंग से यूटिलाइज कर सकें और एक सक्सेसफुल इंसान बने। वो वहां पे जाना चाहते थे पढ़ने के लिए। तो उनके पिता की आइडियोलॉजी बड़ी अच्छी थी। हालांकि जब उन्होंने बात की घर में कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, तो उनकी मां सोचने लगी कि ये बाहर पढ़ने जाएगा, ये कैसे रहेगा, अकेला रहेगा। एंड क्योंकि बचपन से साथ ही रहा था, इवन जब हम भी बाहर पढ़ने जाएंगे या काफी लोग जब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप कितने दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम शुरू से उनके साथ रहे हैं। इवन हमें भी बड़ा बुरा लगता है, भले थोड़े टाइम तक तो लगे कि बाहर जाके मजे आएंगे मजे आएंगे, लेकिन जब बाहर जाके रहने लगते हैं तो वास्तविकता पता चलती है कि नहीं, घर ही सबसे अच्छी जगह है। और हम भी अपने माँ बाप को बहुत याद करते हैं और हमारे माँ बाप भी हमें बहुत याद करते हैं। काफी दिनों तक तो वो लोग रोते भी हमें याद कर करके। ऐसी उनकी माँ के साथ हुआ, क्योंकि उनकी माँ ये सोचती थी कि नहीं मत जाओ बाहर, वो नहीं चाहती थी जाए बाहर। हाँ, वो उनको एक अच्छा इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान बनते देखना चाहती थी, पर बाहर जाना, ये जो फैक्ट है डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था उनके लिए।
तो वो हम क्या देखते हैं कि तो फिर उनके पिताजी को पता था कि बाहर जाके पढ़ना कितना जरूरी है, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को, अपनी वाइफ को समझाया कि नहीं, इसका जाना जरूरी है। और वो कहते हैं कि एक दिन तो सबको ही बाहर जाना पड़ता है, कौन वहीं पे टिका रहता है, कौन वहीं पे बसा रहता है, सबको बाहर जाना होता है। हर किसी को अपनी जिंदगी जीनी होती है, उसे मेहनत करनी चाहिए, अपने आप कमाना चाहिए, एक सक्सेसफुल इंसान बनना किसी को जरूरी है। इसलिए कुछ तकलीफें सहना भी जरूरी है, कुछ एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, तभी तो हम जिंदगी में कुछ सीख पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जैसे सीगल जो एक बर्ड है, वो भी तो अपना घोंसला छोड़ के, अपना सुख चैन आराम छोड़ के, वो भी तो माइग्रेट करती है दूसरे जगह में, एक दूसरे सीजन, जब सीजन बदलता है तो वो भी तो माइग्रेट करती है। वो चाहे तो वो भी वहां रह सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि उसे पता है एक जगह जाना है तो वो जाती है, भले उसे दूर जाना पड़ता है अपना घर सब कुछ छोड़ के, लेकिन वो जाती है। तो क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों को भी एक दिन बाहर जाना ही पड़ता है। कब तक हम उन्हें अपने साथ रखेंगे, कब तक? एक टाइम तो आएगा जब वो नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे। और हर कोई 12th के करने के बाद हम देखते हैं कि काफी सबके सभी बाहर चले जाते हैं, अच्छी अच्छी जगह पढ़ना चाहते हैं, हर कोई अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर नौकरी करके अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं। इसलिए उसके लिए बाहर रह के पढ़ना, मेहनत करना बड़ा जरूरी होता है। तो वो उनकी माँ को समझाते हैं, और एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है जो कि किताब से है, जो कि इंसान ने कहा है, उसके बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं। वो अपनी वाइफ को क्या कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे रियलिटी में तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। ये बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे बच्चे मेरे बच्चे ही नहीं है, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। यानी कि वो पुत्र हैं, पुत्री हैं किसके? एक जिंदगी के, जो कि उन्हें अपनाना चाहती है, जो कि उन्हें अपनी तरफ खींच रही है, एंड उसकी तरफ इनको खींचे चले जाना है, मेहनत करनी है। यानी कि अगर तुम ये समझ रही हो कि वो तुम्हारे साथ रहेंगे जिंदगी भर क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे हैं, तो ये गलत है। वो तुम्हारे बच्चे नहीं है, वो एक जिंदगी अपनी बनाने के लिए उन्हें बाहर जाना है। और जब वो अपनी जिंदगी बना लेंगे तो वो जो लाइफ वो जिएंगे, वो वास्तविकता में उनके बच्चे हैं, क्योंकि वो जो लाइफ है वो उनको खींच रही थी अपनी तरफ, इसलिए वो उनके बच्चे हैं। वो कहते हैं कि दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो भले ही तुम्हारे द्वारा आते हैं, लेकिन तुम्हारे से नहीं आते। वो तुम तो बस एक मीडियम उनको बाहर लाने के लिए, ठीक है? ये नहीं कि वो तुम्हारे अंदर से आते हैं, थ्रू यू, दे कम थ्रू यू, ये वो कहना चाहते हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। वो कहते हैं कि भले ही अपना प्यार दो उन्हें, लेकिन अपने विचार मत दो उन्हें कभी भी। उन्हें जज करने दो, उन्हें उस दुनिया को देखने दो, और फिर अपने विचार खुद डेवलप करने दो। उन्हें मौका दो कि जो तुम चाहते हो, जैसे थॉट्स तुम डेवलप करना चाहते हो, वो खुद करो। और ऐसा कब होगा? जब वो बाहर निकलेंगे, जब वो दुनिया को देखेंगे, जब वो एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए कहते हैं कि अपनी मानसिकता देने से अच्छा क्या है कि उन्हें बाहर निकल के मौका दिया जाए, वो अपनी मानसिकता खुद डेवलप करें। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन था जो हमने पढ़ा माय चाइल्डहुड में, जो उनकी ही ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। यानी कि कितने अच्छे इंसान वो थे, कितनी अच्छी आइडियोलॉजी उनकी थी, कितने मेहनती वो थे, और उनके माता पिता कितने अच्छे थे, ये सब हमें इनके ऑटोबायोग्राफी से पता चल रहा है। और ये तो एक अंश है उनकी ऑटोबायोग्राफी से, छोटा सा लिया हुआ एक एक्सट्रैक्ट है जो हमें बताया गया है। मतलब जो एक महान इंसान जो कि बचपन से इतना अच्छा था, इसलिए तो वो आगे जाके इतना सब कुछ अचीव कर पाया, वो आगे जाके हमारे देश का प्रेसिडेंट बन पाया। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की, उसके विचार शुरू से ही अच्छे थे। वो क्यों थे? क्योंकि उसके दोस्त अच्छे बनाए, उसने अपनी कंपनी अच्छी रखी, उसके माँ बाप जो थे उनके, उन्होंने अच्छे विचार उनके अंदर डाले, इसलिए वो इतने सक्सेसफुल बने। तो इसलिए जरूरी है कि इनकी लाइफ से इंस्पायर तो हो हम, और सबसे पहले क्या जरूरी है कि जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, जिससे एक अंश है, इसको हम पूरा पढ़ें। इनकी लाइफ हमें बहुत इंस्पायर करेगी, हमें मोटिवेट करेगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमें जो है जिंदगी में क्या करना चाहिए, हमें गाइड करेगी, गाइडेंस देगी ऑटोबायोग्राफी इनकी जो है। इसलिए पढ़नी बहुत जरूरी है। एंड हमें क्या पता चलता है कि अच्छे विचार रखना, अच्छी मानसिकता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ऐसा होगा
तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे जरूरी बात क्या है कि अपनी कंपनी अच्छे रखें, अपने आसपास के लोग ऐसे रखें जिनकी मानसिकता खुद अच्छी हो। और ऐसा नहीं कि हम किसी के विचारधारा में बिलीव करने लगे, नहीं, हम दुनिया को समझें और अपनी एक खुद की विचारधारा बनाएं और सही के साथ रहें और उसमें विश्वास करें, ये जरूरी है। और ये हमें ऑटोबायोग्राफी एपीजे अब्दुल कलाम की सिखाती है, उनके बचपन से हम यही सीखते हैं। तो ये था आपका चैप्टर माय चाइल्डहुड बाय एपीजे अब्दुल कलाम। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।